जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एक और शानदार सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो बने रहेंगे अंत तक और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यही आपके बेहतर साथी साबित होने वाले हैं। चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, हु वाज अवॉर्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स इन 2025? 2025 में एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जिस अवार्ड का नाम पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर है, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव कौन थे हमारे भाई साहब? पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर एक अवार्ड दिया जा रहा है और इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जा रहा है। तो वो किसको दिया जा रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव कौन थे और इन्हें क्यों ये इतना सम्मान मिल रहा है कि इनके नाम पर एक अवार्ड तक घोषित कर दिया गया। ये हमारे 10th प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे हमारे? ये 10th प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है पॉइंट? यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। ये और कार्यकाल क्या था इनका? 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब आपको याद होगा कि 1991 में हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाई थी ना भाई। 1991 में हम लोगों ने एलपीजी अपनाया था। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये तीन नीतियां हम लोगों ने 1991 में अपनाई थी, ठीक है। तो उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कहा जाता है। नई आर्थिक नीतियों के जनक के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। तो फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग ये सोचो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सर ये तो हमने सुना था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको पूरा फ्रेम किया था, इस नीतियों को, जो चेंजेस आए थे हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में 1991 में। बिल्कुल सही, लेकिन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका बहुत बड़ा योगदान था और हमेशा नाम सेनापति का ही आता है, यह बात याद रख लीजिएगा। सैनिक तो लड़ते ही हैं, बहादुरी दिखाते ही हैं, लेकिन फिर भी नाम किसका आता है? सेनापति का। तो ही वॉज द सेनापति एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसलिए फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे? और 1991 की थोड़ी सी स्थिति में आप लोगों को बता देता हूं। भारत के पास ना 15 दिन का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था कि वो कुछ सामान खरीद सके फॉरेन से। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था की। उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला था, नई आर्थिक नीतियां दी थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दिए थे उस टाइम पे, ठीक है बच्चे। चलिए, अब पीवी नरसिम्हा राव को इसी जात का महत्व देते हुए क्या दिया जा रहा है? सम्मान देते हुए क्या दिया जा रहा है? अवार्ड दिया जा रहा है इनके नाम पे। और इस बार किसको दिया जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाएगा, ठीक है। अभी इनकी डेथ हो चुकी है, मरणोपरांत पोस्टुमसली इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवार्ड हम लोग देने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और क्यों देने वाले हैं? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आर्किटेक्ट थे, ठीक है। आर्किटेक्ट किस चीज के? आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991, ठीक है, 1991 में। अब इनके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इनको अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा ज्ञान था, अर्थशास्त्र का बहुत ज्यादा ज्ञान था। ये 1982 से लेकर के 1985 तक आरबीआई के गवर्नर भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। आरबीआई गवर्नर भी थे। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ये भी आप लोग याद रखना है, मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और उसके बाद 2014 से लेकर के 4 से लेकर के 14 के बीच में ये पीएम भी थे। 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये हमारे भारत के पीएम भी थे, ठीक है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, दो नाम आपको पता हो गए इस ऑप्शंस में। पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, 1991 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और 4 से लेकर 14 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ठीक है, ये कौन है? इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। मोंटेक सिंह आहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, याद रखना, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ये रह चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये यूएनओ में भी इंडिया को प्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद गुरशरण कौर कौन है, ये मोहतरमा हमारे जो दिवंगत जो मृत्यु हो चुकी है जिनकी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी का नाम है। तो ये अवार्ड किसने दिया है, इन्होंने ही दिया है, गुरशरण जी ने, ठीक है, लिया है मतलब रिसीव किया है। और प्रेजेंट किसने किया है ये अवार्ड, तो मोंटेक सिंह आलूवालिया ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो चारों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये अवार्ड दिया किसने है, तो मोंटेक सिंह आलूवालिया ने दिया है। रिसीव किसने किया है, तो गुरशरण कौर ने किया है। और किसके नाम पे दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव के नाम पे दिया गया है। और किसको दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। ये सारी चीज, ये सारी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमो भारत इज पार्ट ऑफ विच रेल इनिशिएटिव। नमो भारत जो हमारा एक रेलवे में नया आप यूं के लिए इंट्रोडक्शन हो रखा है, एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी वाली ट्रेन का, उसको हम लोग नमो भारत कहते हैं, ठीक है। वंदे भारत आप लोगों ने देखा होगा ना, वंदे भारत, ठीक है। तो वंदे भारत के बाद अभी नमो भारत आ रही है। तो ये किस इनिशिएटिव का हिस्सा है, मेट्रो रेल नेटवर्क, दूसरा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तीसरा नेशनल फ्राइट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो देखिए बच्चे, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, RRTS के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। अब ये क्या होगा, RRTS ये क्या है, याद रखना, ठीक है। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए बहुत तेजी से जाया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए एक प्रॉपर कॉरिडोर बना दिया जाएगा जो जिसमें बहुत फास्ट ट्रेनें चलेंगी। अब सर वो तो मेट्रो भी है, डेफिनेटली मेट्रो है। तो मेट्रो क्या है बच्चे, जैसे मेट्रो हो गया विद इन, ठीक है, विद इन सिटी रहेगी, विद इन सिटी रहेगी, लेकिन ये क्या होगा, वन सिटी टू दूसरे सिटी को कनेक्ट करेगी। जैसे दिल्ली मेट्रो है, मेट्रो दिल्ली में ही चलती है ना, लेकिन ये RRTS क्या करेगा, दिल्ली को मेरठ से जोड़ देगा, मेरठ को गाजियाबाद से जोड़ देगा, शहरों को जोड़ेगा, यानी बड़े लेवल पे काम करेगा। तकरीबन 40 से 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा, जो वो शहर जो कि अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, ये किसको करता है, सिटी टू सिटी कनेक्ट करता है, याद रखना, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था हमारी सरकार के द्वारा, जिसके अंदर हमने शहरों को जोड़ने के लिए नमो भारत ट्रेन चलाया है, नमो भारत ट्रेन चलाया है। ये बात आप लोग याद रखना, क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए आगे देखते हैं। अब नमो भारत ट्रेन इतनी स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना, नमो भारत की जो स्पीड है बच्चे 160 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि भाई हम लोगों ने बहुत अचीव कर लिया, हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया। ये जो सरकार है नमो भारत बना के ना ट्रेन, ये हमें बेवकूफ बना रही है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी। अरे भैया कौन सा बहुत ज्यादा स्पीड हो गया है, जाके देखो ना, बुलेट ट्रेन 350 प्रति घंटा की स्पीड में चलती है। हम लोग यहाँ पे 160 किलोमीटर पे खुश हो रहे हैं। इसके पहले 120 और 30 पे चलती थी वंदे भारत, उस पर हम लोग खुश हो चुके हैं। हम खुश किस बात पे हो रहे हैं, हमें एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, कोई बड़ी फैसिलिटी नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, मेरा तो काम है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए आप लोगों को पढ़ाना। लेकिन आप लोग एज अ यूथ इस बात को सोचना कि क्या सही में नमो भारत इतनी बड़ी ट्रेन है जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या इतना फैसिलिटी है जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। भारत आज भी रेलवेज का सिर्फ नेटवर्क बड़ा है भारत का, टेक्नोलॉजी आज भी रेलवे में इतनी नहीं आई है। तो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी भी हमको क्या लगने लग जाती है कि बाप रे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो नमो भारत जो लॉन्च किया गया है दिल्ली के अशोक नगर से लेके मेरठ तक का, जिसमें 16 बीच में स्टेशन आएंगे और 6 कोचेस होंगे। ये बहुत बड़े खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसको इसलिए बनाया गया है कि भारत की जनता जो है बेवकूफ बनती रहे, ठीक है। कितने कोचेस होंगे इसमें, ठीक है, तो 6 कोचेस होंगे। और कितने स्टेशन आएंगे बीच में, ठीक है, तो 16 स्टेशन आएंगे। किस किस के बीच में, तो दिल्ली के न्यू अशोक नगर, ठीक है, दिल्ली के अशोक नगर से लेकर के याद रखना, और मेरठ तक, ठीक है, मेरठ साउथ तक, ठीक है, मेरठ साउथ तक ये जाने वाली है। और इसके बीच में 16 स्टेशन को ये पार करेगी। और मजे की बात यह है कि जो मेट्रो रेलवे है और नमो भारत दोनों एक ही पटरी पर चलेंगे, इनके लिए कोई सेपरेट पटरी नहीं बनाया गया, ठीक है बच्चे। तो अभी ये जो नमो भारत जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक प्रोजेक्ट है रेलवे का, उसके तहत इसको चलाया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपके लिए। Who has been appointed additional charges as the governor of Maharashtra? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के
एडिशनल चार्जेस इनमें से किसको दिया गया है, ठीक है। मैं सोच रहा था फोटो लगा दूं, ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, देखते आप लोग क्या सोच रहे हो, ये फोटो नहीं, ठीक है। आप लोग देखो महाराष्ट्र दिखा रखा है, तो जो आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में किसे एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो गवर्नर होता है ना, वो जिस तरीके से एक प्रेसिडेंट होता है देश का, हेड ऑफ द स्टेट, वैसे हेड ऑफ द जो हमारा भारतीय राज्य है कौन होता है, गवर्नर होता है। जो नेशनल लेवल पे काम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है, वो सारे काम स्टेट लेवल पे गवर्नर करता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो अब हम देखते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि हमारा एक गवर्नर होना चाहिए, हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 153 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। पहले 2-3 आर्टिकल आप लोग देख लीजिए, क्या आर्टिकल 153 में क्या दिया हुआ है कि एक गवर्नर होना ही चाहिए, ठीक है बच्चे। 153 में गवर्नर होना ही चाहिए, ठीक है, गवर्नर होना चाहिए, हर एक राज्य का होना चाहिए। पहले तो आप ये लिखोगे 153 में, ठीक है बच्चे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आर्टिकल आपका 154 में आप लोग क्या, 155 में आप लोग क्या लिखोगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसको, गवर्नर को। याद रखना हमेशा गवर्नर का जो एग्रीमेंट होता है ना, जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट पे कौन साइन करता है, राष्ट्रपति साइन करता है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये कौन साइन करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करेगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया होगा। उसके बाद यहां पे आता है 57, आर्टिकल 157, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर बताता है, क्या बताता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर बताता है, याद रखना, ठीक है। पॉइंट क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर बताएगा, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद आते हैं 158 पे, 158 पे ये कंडीशंस ऑफ द ऑफिस बताता है, कंडीशंस ऑफ द ऑफिस बताएगा, कंडीशंस ऑफ ऑफिस यानी कि जो गवर्नर का ऑफिस है उसकी क्या क्या शर्तें हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस है, ये सारी चीजें आप लोगों को ये बताने वाला है। उसके बाद आता है आर्टिकल 164, ठीक है बच्चे। आर्टिकल 164 आपको बताता है कि गवर्नर जो होगा, जिस तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की, वैसे ही गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, ये आपका 64 में बताया गया है, ठीक है बच्चे। आर्टिकल 164, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय गवर्नर, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं किसको अपॉइंट किया गया है, महाराष्ट्र का चीफ, महाराष्ट्र का गवर्नर, तो यहाँ पे आचार्य देवव्रत जी हैं, इनको किया गया है। अब फिलहाल ये किस राज्य के गवर्नर हैं, तो फिलहाल ये गवर्नर ऑफ गुजरात हैं, क्या, फिलहाल ये गवर्नर ऑफ गुजरात हैं, याद रखना। कब से लेकर कब तक थे, ठीक है, मतलब अभी हैं 2019 से लेकर के 2025 तक हैं अभी, याद रखना, ठीक है। और इनको क्यों एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे ना सीपी राधाकृष्णन, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। कौन, सीपी राधाकृष्णन जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट बन गए सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट का पद जैसे ही इन्होंने संभाला है, वैसे ही इनकी जो कुर्सी थी ना वो छूट चुकी है गवर्नर वाली। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नरशिप थी इनके पास वो खाली हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का क्या बना दिया गया है, गवर्नर बना दिया गया है, क्लियर पॉइंट। इसके पहले आचार्य साहब 2015 से लेकर के 2019 तक हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर थे, हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर थे, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चे। चलिए गवर्नर के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करती है, तो आपको पता है ये सीएम की अपॉइंटमेंट करता है। एक पॉइंट आप लोग याद रखना है, इसकी उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 35 साल उम्र होनी चाहिए अपॉइंटमेंट की, क्लियर पॉइंट। ये एक बार अपॉइंट हो गया तो मिनिमम 35 साल तक की तो इसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो गवर्नर के बारे में इतना बहुत है। चलिए आगे देखते हैं अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द एनएसई, ठीक है, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। किसको अपॉइंट किया गया है एनएसई के चेयरमैन के बारे में। तो एनएसई क्या है सर, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स बेचे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जहां पे शेयर्स और
डिबेंचर्स बेचे जाते हैं, कंपनी के शेयर्स वगैरह बेचे जाते हैं, एक मार्केट है, ठीक है बच्चे। तो इसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। कब बनाया गया था? तो 1988 में बनाया गया था, याद रखना, बनाया गया था, लेकिन इसको 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक इकाई का दर्जा मिला, ठीक है, याद रख लेना, संवैधानिक इकाई का दर्जा मिला, ठीक है। संवैधानिक इकाई का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है बच्चे, क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिल गया इसको 1992 में, ठीक है। तब से ये सारा का सारा काम करता है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है? ये इसके पास तकरीबन 2727 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आपको अगर शेयर्स खरीदना है ना, तो आप जाओगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट में और वहां पे शेयर्स खरीद सकते हो। ये एक तरीके का बाजार है जहां पे शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब ये क्या करता है? तो सर ये जितना 2700 जिससे ज्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं, वो 2700 से ज्यादा कंपनियों का शेयर्स हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। बिल्कुल आप खरीद सकते हो, रिलायंस सब यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है बच्चे। तो सर एक और चीज बताइए, तो इतनी सारी कंपनियों का प्रेजेंटेशन कैसे करता है? तो सारी कंपनियों का प्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये बोलते हैं ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी इतना गिरा, सेंसेक्स इतना उठा, तो पहले देख लो निफ्टी क्या है, ठीक है। जैसे मान लो इसने क्या किया, 50 बड़ी कंपनियां, 50 बड़ी कंपनीज को चुना, ठीक है। उनके जो शेयर्स के रेट है ना, उनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है, एवरेज रेट निकाल लिया उनके शेयर्स के, ठीक है, 50 का, और उसी के हिसाब से ये मार्केट का कंडीशन डिसाइड करता है। जैसे मान लो 50 कंपनियों का रेट चल रहा है 50%, एवरेज 50 रुपए चल रहा है, एकदम से नीचे गिर गया, ठीक है, तो क्या बोलेगा, ठीक है, यहां पे। और इसका जो ग्राफ होता है ना, जैसे देखो, मान लो जैसे ये ग्राफ बना के दिखाई देता हूं, जैसे मान लो कि 50 रुपए है अभी फिलहाल चल रहा है इन 50 कंपनियों का रेट, इसका शेयर्स का, और अचानक से इनके रेट गिर गए, ठीक है, फिर रेट गिर गए 40 पे आ गया, फिर रेट गिर गए इसके 35 पे आ गया, फिर एकदम से रेट उठ गया इसका, ठीक है, इसका रेट उठ के 60 रुपए पे हो गया। तो ये क्या है? एक ग्राफ है, दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है, ये देखो, ये ग्राफ है ना। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग? निफ्टी। क्या बोलते हैं हम लोग? निफ्टी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एकदम से ना निफ्टी गिर गया, निफ्टी 40 अंकों से उछला, सेंसेक्स 40 अंकों से उछला। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ कौन सा है? निफ्टी। इसका नाम है निफ्टी, का मतलब पता क्या होता है? नेशनल प्लस 50। क्या? नेशनल प्लस 50, यानी 50 कंपनियों का एवरेज रेट दिखाई देता है, नेशनल प्लस 50, निफ्टी। क्लियर पॉइंट? तो इसी वजह से इसको निफ्टी भी कहा जाता है, ठीक है बच्चे। निफ्टी नहीं, निफ्टी तो उसके ग्राफ को कहा जाता है यहाँ पे। तो यहां देखिए, तो इसी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो गवर्निंग बोर्ड ने किसको चुना है? श्रीनिवास इंजेती को चुना है, श्रीनिवास इंजेती को चुना है। किस लिए? चेयरपर्सन। किसका चेयरपर्सन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चेयरपर्सन के रूप में चुना हुआ है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, और ये डिसीजन लिया किसने है? ये डिसीजन कोई तो लेगा, ऐसा थोड़ी नेशनल स्टॉक एनएसई ही ले लेगा। तो ये डिसीजन लिया है सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसने लिया हुआ है? सेबी ने, ठीक है। अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया है इसको? अप्रूव्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर पॉइंट? सेबी जैसे आरबीआई है ना बैंकिंग सिस्टम में, वैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सेबी सबसे बड़ा इकाई है, सबसे बड़ा बॉडी है, सारा डिसीजन यही लेता है। तो इसी ने अप्रूव किया है, किनका नाम? श्रीनिवास इंजेती का नाम, कि भैया चलो आप एनएसई का चेयरमैन बन जाओ। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है आपका। हु इनॉग्रेटेड द एक्सपेंशन ऑफ द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम इन 2025? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यह है क्या? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, यानी FTITTP, ठीक है। अब देखिए, आप लोग जाते हो एयरपोर्ट पे जा रहे हो आप लोग, आप देखना, ठीक है, वो ऐसे छानबीन करेगा 50 तरीके से, आप लोगों को जेब में क्या पड़ा, ये क्या पड़ा, आई कार्ड दिखाओ, आईडी दिखाओ, भैया उसमें हो गया 40-45 मिनट चले गए, है ना। तो ये 40-45 मिनट से ना लोग इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ 2025 जनवरी में इसको लॉन्च किया गया था, 2025 में लॉन्च किया गया था FTITTP को। कब? FTITTP को 2025 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। FTITTP को 2025 में जनवरी में लॉन्च किया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, एक तो ये पॉइंट याद रखना। अब दोबारा इसको सितंबर 2025 में, ठीक है, अमित शाह ने इसको दोबारा से न्यूज में लाया है। कैसे न्यूज में लाया है? 5 एयरपोर्ट्स को जोड़ के, ठीक है। कैसे? कनेक्टेड या लॉन्च्ड इन 5
इन 5 सिटीज ले लो, सिटीज, ठीक है, सिटीज या एयरपोर्ट, 5 शहरों के एयरपोर्ट। अब बता रहा हूं ये है क्या, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, यानी कि आपको अब जो आप जाते हो ना चेक इन करते हो एयरपोर्ट पे, तो बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से होगा, ठीक है। अब दरवाजे के अंदर घुसने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, आप अपना बायोमेट्रिक थंब लगाओगे तो आपको विद इन ए सेकेंड्स, 10-12 सेकंड में आपको पूरा स्कैन करके वो बोल रहा है ठीक है अंदर जाओ, मतलब बहुत तेजी से आपका काम होगा। तो यहां पे ना आपको लाइन में खड़े रहना है, ना आपको परेशान होना है, इसी को क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। जो इमिग्रेशन होगा ना वो बहुत ही फास्ट ट्रैक होगा, बहुत ही तेजी से होगा, आपका समय बचेगा, तो ट्रेवलर्स जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसका नाम आगे क्या है, ठीक है, ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम, यानी इससे क्या होगा, जो ट्रेवलर्स का ट्रस्ट बनेगा, ट्रेवलर्स का भरोसा हमारे अंदर बनेगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसका नाम क्या है, ठीक है, FTI-TTP, यानी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, जो कि 2025 जनवरी में लॉन्च किया गया था। अब दोबारा न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी टोटल 5 ऐसे शहर हैं, ठीक है, टोटल ऐसे 5 ऐसे शहर है, 5 एयरपोर्ट है जहां पे अमित शाह ने ये सिस्टम को लॉन्च करवाया है फिलहाल सितंबर में, ठीक है, याद रखेगा। और वो 5 कौन कौन से हैं, तो लखनऊ है, ठीक है, आपका लखनऊ है, ठीक है, और त्रिवेंद्रपुरम है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, याद रखना, ठीक है, पुरम है। उसके बाद आपका आता है त्रिची, उसके बाद आपका आता है त्रिची, ठीक है, उसके बाद आता है अमृतसर, और एक नाम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, वो एक नाम आप लोग जल्दी से बताएं, ठीक है बच्चे, एक नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पे 5 है शहर, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा मुझे मेरे साथ पार्टिसिपेट करो तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची और अमृतसर, 5वां शहर आपको नाम बताना है, ठीक है। और टोटल इसी के साथ, इस न्यूज के साथ टोटल कितने ऐसे एयरपोर्ट हो गए हैं, तो 13 एयरपोर्ट हो गए हैं जहां पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, किसने, अमित शाह ने। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर विल बी योर अमित शाह, ठीक है, हु इनॉग्रेटेड एक्सपेंशन ऑफ द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, और उनका नाम क्या है, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट इज, Which organization is the main organization of साजेक्स, ठीक है, 2025। सबसे पहले देखें कि कौन साजेक्स को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कौन साजेक्स को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो साजेक्स है क्या, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। साजेक्स क्या है, एक ज्वेलरी को मतलब ज्वेलरी एक्सपो है, एक्सपो का मतलब प्रदर्शन कर देना, रोड मतलब लगा देना स्टॉल का स्टॉल, और ज्वेलरी का प्रदर्शन करना, दिखाना, एग्जीबिशन करना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ज्वेलरी एक्सपोजिशन। क्लियर है। तो साजेक्स का मतलब क्या होता है, सऊदी अरेबिया, याद रखना, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन, ठीक है, एक्सपोजिशन, याद रखना। क्लियर अपॉन यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, साजेक्स इसका नाम है, साजेक्स आप देख लेना, ठीक है, एक्सपोजिशन। ये क्या है, एक ज्वेलरी का, ठीक है, ये क्या है, एक ज्वेलरी एक्सपोजिशन है, ज्वेलरी एग्जीबिशन है, याद रखना। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना कि भाई अलग अलग देश के लोग यहाँ पे आएंगे और अपनी ज्वेलरीज लेके आएंगे और स्टॉल लगेंगे, उन स्टॉल में अलग अलग देश अपनी ज्वेलरीज को प्रेजेंट करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो देखेगा, कर लेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई डायमंड की कंपनी जा रही है, वहां पे अपना एक स्टॉल लगा के खड़ी है, ऐसे सर हम इस तरीके से डायमंड करते हैं, ये हमारा डायमंड है, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे ऑर्नामेंट्स हैं। तो कोई हो सकता है यूएस का बंदा आए, बोले अरे वाह बढ़िया लग रहा है, मैं आपकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी इस ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। इसलिए क्या किया जाता है, ज्वेलरी का एग्जीबिशन किया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसेक्स बोलते हैं, जैसेक्स, सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन के नाम से जानेंगे 2025 में। क्लियर पॉइंट। और कहां पे किया गया है ये एग्जीबिशन, जेदा में, ठीक है, जेदा में इसको एग्जिबिट किया गया है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अब यहां पे होगा क्या, ये ज्वेलरी का एग्जीबिशन किया गया है, तो इसमें तकरीबन 200 प्लस इन्वेस्टर्स आएंगे। कितने होंगे, 200 प्लस इन्वेस्टर्स आएंगे, याद रखना, इन्वेस्टर्स आएंगे। 250 प्लस स्टॉल्स लगेंगी ज्वेलरीज की, मतलब होता है गोलगप्पे का स्टॉल होता है, चाट का स्टॉल होता है, वैसे ज्वेलरीज का स्टॉल लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इंडिया से इसको क्या फायदा होने वाला है, इंडिया देखिए एक बात आपको बता दूं, टोटल दुनिया में जितना भी डायमंड की कटिंग होती है ना, ठीक है, तो 92% डायमंड भारत में कटता है, ठीक है, 92% डायमंड कटिंग कहां पे होती है, भारत में होती है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर वैल्यू बास्ट करें
वैल्यू बेस्ड यानी रुपए पैसे के मामले में तो 75% जो वैल्यू है पूरी ग्लोबल जो मार्केट है डायमंड का, उसका 75% अकेला इंडिया का है, ठीक है, अकेला फ्रॉम इंडिया, याद रखना। यानी कि डायमंड का पूरा मार्केट जितने का भी है, जो $100 का मार्केट है, $100 का, $100 में से $75 जो है कौन देता है? इंडिया देता है, डायमंड का मार्केट। ये बात याद रख लेना, ठीक है। हमारे यहाँ तो औरतें होती ही गहनों की प्रिय हैं कि भैया उनको कुछ ना दो, साल में एक गहने दे दो, खुश हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इकट्ठे कर करके इंडिया इतना बड़ा मार्केट बन चुका है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अभी आपने देखा कि जो हमने सजेक्स लॉन्च किया जा रहा है 2025 में, तो उसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, ये आपका क्वेश्चन था। तो ऑर्गेनाइज करवा रहा है भारत का GJEPC, ठीक है सर। तो GJEPC है क्या, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। चलें, अब इसको कौन कर रहा है भाई साहब, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो GJEPC। GJEPC का मतलब क्या होता है? जेम्स। जेम्स का मतलब क्या हो? जेम्स का मतलब क्या है भाई साहब? ये जो पत्थर आता है ना, नग, वो, ठीक है। तो जेम्स, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, ई से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, ये है, ठीक है, याद रखना। तो ये कौन? GJEPC यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, इसने ऑर्गेनाइज किया है कहां पे? जेदा में। और क्या ऑर्गेनाइज किया है? जेसेक्स ऑर्गेनाइज किया है। जेसेक्स का मतलब क्या होता है? सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2025, ठीक है। यहाँ पे इंडिया जाएगा, अपने अपने सारे गहनों को, अपने डायमंड को, अपने गोल्ड वगैरह जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स हैं, डिजाइन हैं, उनको डिस्प्ले करेगा। और हो सकता है भाई कि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे खुल जाए। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद करने की जरूरत है, ठीक है बच्चे। चलिए ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्पल फेस्ट 2025 वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पर्पल फेस्ट? पर्पल फेस्ट क्या है? पर्पल फेस्ट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, क्लियर बच्चे। चलिए, अब पर्पल फेस्ट का मतलब क्या होता है? एक फेस्टिवल है, ठीक है। पर्पल फेस्ट एक फेस्टिवल है जिसको पहली बार मनाया गया था, फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2023 में। 2023 में मनाया गया था, गोवा में मनाया गया था, ठीक है, गोवा में। अब ये क्यों मनाया जाता है? जो एक इक्वालिटी को शो करता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आंखों से देख नहीं सकते, जो पैरों से चल नहीं सकते हैं, जिनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, यानी दिव्यांग जो हैं, ठीक है। इक्वालिटी फॉर, ये क्या दिखाता है? इक्वालिटी फॉर डिसेबल्ड यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए बराबरी, समानता दिखाता है, ठीक है। दिव्यांगों के लिए समानता दिखाएगा ये फेस्टिवल, ठीक है, समानता। अब देखिए, मेरे पैर हैं, उनके पैर नहीं हैं, तो क्या मुझसे छोटे हो गए? नहीं भाई, जीव वो भी है, आदमी वो भी, आदमी मैं भी हूं, ठीक है। वो व्हील चेयर पर सारा काम कर लेगा जो मैं चल फिर के कर लेता हूं, ठीक है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, श्रीकांत करके है, ठीक है, राजकुमार राव की है, आप देखिएगा। वो अंधा होता है बंदा, लेकिन भाई बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देता है। तो दिव्यांग होना कोई कमी नहीं है, याद रखेगा। तो उन दिव्यांगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? पर्पल फेस्ट मनाते हैं, ठीक है बच्चे। और पर्पल फेस्ट ये क्यों? पर्पल जो है कलर है, एक पर्पल जो है वो कलर है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या माना जाता है? शांति का कलर, ठीक है, कलर ऑफ पीस माना जाता है, कलर ऑफ पीस माना जाता है, कलर ऑफ शांति माना जाता है, कलर ऑफ लव माना जाता है। इसलिए उस दिन क्या किया जाएगा? सारे स्टॉल्स जितने भी लगे होंगे ना, ठीक है, इस फेस्टिवल में, उस सारे स्टॉल्स को पिंक कलर में कलर किया जाएगा, सभी पर्पल कलर में किया जाएगा कलर, और पर्पल कलर का ही कपड़े पहनेंगे सब जाएंगे, बैंड वैंड सब कुछ पर्पल कलर का होगा, जूते वगैरह सब कुछ पर्पल कलर का होगा। ये सब कुछ देख के जो दिव्यांग लोग होंगे उनको भी लगेगा कि नहीं यार, वी आर नॉर्मल पीपल, हम नॉर्मल पीपल हैं, उनको कमी खुद में नहीं नजर आएगी। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। याद रखिएगा, किसी भी देश की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने देश के नागरिकों को, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो, चाहे वो अपंग ही क्यों ना हो, चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना हो, कितना दर्जा देता है। उसके संविधान में उन लोगों के प्रति भी बराबरी का दर्जा लिखा है कि नहीं लिखा है, ये पॉइंट ध्यान में रखता है कि हाँ, कौन सा देश महान है, कौन सा देश महान नहीं है। तो हमारे देश में इसीलिए पर्पल फेस्ट 2025 मनाया जा रहा है, ताकि दिव्यांगों को आम जनता में शामिल किया जा सके, उनके बराबर लाके खड़ा किया जा सके। उनके अंदर की जो हीन भावना है ना कि यार मेरे पैर नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, मैं दुनिया से थोड़ा अलग हूं ना,
आप लोग दुनिया से ज्यादा महान हो, आप लोग दुनिया से ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि हम आंखों से वो चीजें नहीं देख पाते हैं और आप लोग आंख ना होते हुए भी वो सारी चीजों को हमसे अच्छे से महसूस कर पाते हो। आप हमसे ज्यादा सोच सकते हो, आप हमसे ज्यादा समझ सकते हो, हमसे बेहतर डिसीजन ले सकते हो। और अगर इतिहास में नजर डाल के देखें तो एक से बढ़ के एक ऐसे महात्मा पैदा हुए हैं जो अपंग थे, दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे सृष्टि को ज्ञान दिया है जो आज भी हम उसको फॉलो करते रहते हैं। सूरदास का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान के जो भक्त थे उन्होंने क्या किया था, अंधे थे बेचारे, लेकिन फिर भी देख लो भक्ति में उनका नाम आता है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है भाई। चलिए, तो ये क्या है हमारे पास जो पर्पल फेस्ट मनाया गया 2025 में, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, अब अभी क्यों न्यूज में आ रहा है, तो अभी तो 2025 वाला है ना, 2025 वाला जो है कहां पे मनाया जा रहा, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, ठीक है। नोएडा में पहला कहां पे मनाया गया था, गोवा में, दूसरा 2025 एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में। अब इसका साथ कौन दे रहा है ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका साथ कौन दे रहा है ये सेलिब्रेट मनाने में, ISL RTC एंड एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी में बता चुका हूं, और ISL RTC ये क्या है आपको ये बताना है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, साइन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज, इसका इंडियन साइन लैंग्वेज एंड रिसर्च एंड ट्रांजिट, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, ये दोनों मिलकर क्या प्रेजेंट कर रही हैं, क्या होस्ट कर रही हैं, पर्पल फेस्ट 2025, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हु जॉइंटली इनॉग्रेटेड IIM अहमदाबाद इन दुबई कैंपस, ठीक है। दुबई में IIM अहमदाबाद का एक नया कैंपस खुलने जा रहा है, ठीक है। दुबई में एक कैंपस खोला जा रहा है IIM अहमदाबाद का, तो उसको इनॉग्रेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी एंड शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम, ठीक है। नाम पढ़ लेना भाई, बड़ा अजीब सा ही है, ठीक है। शेख हमदम बिन मोहम्मद अल मक्तुम और धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान, मेरी जुबान साफ हो जाएगी ऐसे, अमित शाह सुल्तान बिन अहमद अल जाबेर। तो करेक्ट आंसर है भाई ये वाला। तुम वाला सर क्या पढ़ रहे हो, डायरेक्ट आंसर बता दो इतना पढ़ने में। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, बी। अब देखिए, ये दुबई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दुबई, तो इसको एक IIM अहमदाबाद जो है, ठीक है, IIM अहमदाबाद कब बनाया गया था, IIM अहमदाबाद कब बनाया गया था, अहमदाबाद 1961 में बनाया गया था, याद रखना। इसी का एक ब्रांच दुबई में खोल रहा है, इसी का एक ब्रांच कहां खोल रहा है, दुबई में खोल रहा है, दुबई के कैंपस में खोल रहा है, ये बात आप लोग याद रख लेना, ठीक है। इसी का एक ब्रांच दुबई के कैंपस में हम लोग खोल रहे हैं और कहां पे, दुबई इंटरनेशनल सिटी सेंटर, ठीक है, याद रखना। दुबई में एक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है, दुबई इंटरनेशनल सिटी सेंटर, यहां पे IIM का नेक्स्ट ब्रांच खुल रहा है, यानी पहला ऐसा फॉरेन ब्रांच IIM का खुलेगा जो यहां पे खुलेगा, ठीक है। ये 2 फेज में खुलेगा। फर्स्ट फेज जो होगा आपका 2025 से लेकर के 2029 तक चलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो IIM अहमदाबाद का जो ब्रांच होगा दुबई में, वो पहले 5 साल 25, 26, 27, 28, 29 कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाएगा। जो पुरानी बिल्डिंग है ना, दुबई इंटरनेशनल सिटी सेंटर जो है, ठीक है, इसी के एक डिपार्टमेंट में अपना कार्यक्रम चलाएगा, यानी IIM का एक ब्रांच खोल देगा इसी सिटी में, ठीक है, याद रख लेना। तो यहां पे क्या करेगा अपने कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं बनाएगा, याद रखना, ठीक है। 2029 से शुरू हो जाएगा सेकेंड फेज, ठीक है। सेकेंड फेज जब शुरू हो जाएगा तो इसमें ये परमानेंट बिल्डिंग बनाएगा, याद रखना, परमानेंट बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। और अभी फर्स्ट फेज जो है उसमें कौन सा कोर्स दिया जा रहा है, तो 1 ईयर का MBA प्रोग्राम दिया जाएगा, ये बता दें, है ही आपका IIM MBA के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर का MBA प्रोग्राम आपको दिया जाएगा दुबई वालों के लिए। तो वो जो हमारे भारतीय दुबई में रहते हैं और मतलब ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इंडिया के संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो और जो इंडिया के मॉडल पे पढ़ना चाहते हैं, तो इंडिया का जो नया वाला मॉडल है ना, NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 2020
तो 2020 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसी के तर्ज पे, इसी के मॉडल पे, इसी के स्टाइल पे IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना एक ब्रांच खोल दिया है। ये सारी बातें याद रखना, ठीक है। और इनॉग्रेशन किसने किया है, तो वहां के शेख जो हैं, शेख हमदम बिन मोहम्मद अल मखतूम और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखें। इंडिया ने साइन किया है 126.42 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर तेहरी लेक टूरिज्म प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए, इंडिया ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 126.42 मिलियन का, ठीक है बच्चे। और किसके लिए लिया है? तेहरी जो लेक है ना, तेहरी लेक, ठीक है, जो आपका तेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है, वहां पे तेहरी लेक है। तो वहां का जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है उसको बूस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले देखते तेहरी क्या है, ठीक है। तो तेहरी लेक है कहां पे, तेहरी झील है कहां पे, तो तेहरी झील भाई साहब, ठीक है, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। और कहां पे है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। कहां पे है? उत्तराखंड में है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जब ये उत्तराखंड में, और उत्तराखंड आपको पता है कि डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे टूरिज्म देखने को मिलता है, बहुत अच्छा खासा टूरिज्म है, जिसको लैंड ऑफ गॉड भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, तो इस वजह से वहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को कहा है कि सर हमको लोन दे दो। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने लोन लिया है। किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है 126.4 मिलियन डॉलर का, ठीक है, 42 मिलियन डॉलर का लोन लिया है। किस लिए लोन लिया है? ताकि तेहरी जो लेक है उसके एरिया को डेवलप किया जा सके, ताकि और ज्यादा टूरिज्म वहां पे आए, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये तेहरी लेक की बात कर रहे हैं। अब इसको लोन दे रहा है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें टोटल कितने 69 मेंबर्स हैं, और 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि सारे के सारे मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ठीक है बच्चे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 126.42 मिलियन डॉलर का लोन दिया है उत्तराखंड सरकार को, ताकि वो तेहरी टूरिज्म प्रोजेक्ट को बूस्ट कर सके, जहां पे टूरिज्म का बढ़ावा हो सके, टूरिज्म फैल सके और गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा इनकम हो सके। और ये तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ADB की बात कर लेते हैं, तो ADB 1966 में बनाया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और प्रेजेंट इस वक्त 69 मेंबर्स हैं, जो एशियन नेशंस एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाए हुए थे, ठीक है बच्चे। चलिए, अब वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है, वर्ल्ड बैंक और IMF 1944 में बनाया गया था, दोनों ही, ये भी आप लोग लिख लीजिए, 1944 में वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। और नीति आयोग का पता है 2015 में 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये सारी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके लिए क्या आता है। इंडिया रिसेंटली अनाउंस अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर विच इंडियन कंट्री। इंडिया ने अभी एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है, किस कंट्री के लिए? चलिए अब देखते हैं, यहां इंडिया ने बैठक किया है। अभी देखिए, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, राम गुलाम, ठीक है, राम गुलाम जी उनका नाम है, और नितिन चंद्र नाम गुलाम, ठीक है, नितिन चंद्र राम गुलाम, वो भारत के दौरे पर हैं, भारत के दौरे पर आए। और जब वो बनारस गए, कहाँ गए? वो बनारस गए। बनारस क्या है? मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, बनारस गए। यहां से इलेक्शन कौन लड़ता है? मोदी जी लड़ते हैं। यहां गए तो यहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ, यहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। एग्रीमेंट कैसा था? याद रखना, एग्रीमेंट आपका कैसा रहेगा मॉरिशस के साथ? तो जो एग्रीमेंट होगा ना, इकोनॉमिक पैकेज देने के लिए, इकोनॉमिक पैकेज देने के लिए, भैया हम आपको इकोनॉमिक पैकेज देंगे, इकोनॉमिक हेल्प देंगे, और उस इकोनॉमिक हेल्प में इंडिया क्या देगा मॉरिशस को? इंडिया मॉरिशस को क्या देगा? 680 मिलियन डॉलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि मॉरिशस उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने देश में डेवलपमेंट ला सके, अपने देश में उन चीज़ों को बढ़ा सके, टूरिज्म ला सके, या इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से वो क्रिएट कर सके। ये चीज़ आप लोगों को दिखाई देनी है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए, तो ये क्या है आपका मॉरिशस। मॉरिशस बहुत ही खास देश है हमारे लिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। तो और इसलिए कि देखो, मॉरिशस जो है एक आइलैंड कंट्री है, और बहुत सारे भारतीय वहां पे जाके बैठे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशस में ना भोजपुरी भाषा बोली जाती है,
ठीक है, सबसे ज्यादा भोजपुरी भाषा मॉरिशस में बोली जाती है, समझिए इस बात को। और यहाँ पे मॉरिशस ही वो देश है जहां पे आपने एक एक्टर और पॉलिटिशियन का नाम सुना होगा, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो हैं, मनोज तिवारी जो बिहारी एक्टर हैं, ठीक है, मनोज तिवारी, इनके नाम का एक डाक टिकट भी है भाई, पोस्टल स्टैंप भी है, यानी कि बहुत ज्यादा वहां पे इनके फैंस हैं। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि बिहार के लोग बहुत ज्यादा जाके मॉरिशस में बैठे हुए हैं, और वहीं के जो प्रधानमंत्री हैं फिलहाल नितिन चंद्र राम गुलाम जी, वो अभी भारत के दौरे पर हैं और उन्हीं को ये सारी सारी हेल्प देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है बच्चे, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट खबर है, यहां पे याद रखिएगा कि मॉरिशस के पास ना एक शिकागो, ठीक है, शिकागो नहीं, शैगो आर्कियोपेलागो, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, शैगोज आर्कियोपेलागो, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, इसके बारे में भी यहां पे काफी ज्यादा बात हुई है। और इसलिए ज्यादा बात हुई है इसके बारे में क्योंकि मॉरिशस का ही है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, लेकिन इस पे ना यूएस और यूके दोनों का कब्जा है, इस पे यूएस और यूके दोनों का कब्जा है। तो अभी यूएस और यूके में से यूके ने क्या बोला कि भैया मॉरिशस हम अपनी सेना हटा रहे हैं, मतलब हमारा कब्जा छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सेना यहां पे रहेगी, मिलिट्री बेस रहेगा। तो अभी यूएस और यूके का मिलिट्री बेस मॉरिशस में है, और अभी इंडिया को ये ऑफर किया गया है इन प्रधानमंत्री राम गुलाम जी के द्वारा कि आप मॉरिशस में चाहो तो अपना मिलिट्री बेस बना सकते हो। तो ये मॉरिशस और इंडिया के रिलेशनशिप का बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप डाक टिकट देखिए, चूंकि भोजपुरी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है मॉरिशस में, ये देख लिया आपने, ठीक है। मनोज तिवारी के नाम पे पोस्टल स्टैंप है मॉरिशस में, ये देख लिया आप लोगों ने। और यूएस और यूके के अलावा तीसरा इंडिया ऐसा कंट्री होगा जो मॉरिशस के आइलैंड चैकोस आर्कियोपेलागो पे अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेवर अलोन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, नेवर अलोन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब सबसे पहले ये क्या है देखिए, अब देखिए मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, नेवर अलोन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? जो हमारी बीमारी, मानसिक बीमारी, ठीक है। मेंटल हेल्थ, जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हो, आपके पास पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन आपका मन ही दुखी है, आप मन से ही रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दिक्कतें आ रही है आपको, तो उसको मेंटल हेल्थ की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ वो हेल्थ है जो कि इंसान आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, आपको तोड़ मरोड़ के रख देगी, ठीक है। और इस वजह से यहां पे एम्स ने, ठीक है, एम्स ने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, याद रखना। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? नेवर अलोन, ठीक है, नेवर अलोन ये एप्लीकेशन है। अब ये एम्स ने ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि 2022 में 1.7 लाख लोगों ने सुइसाइड किया है। क्या किया है? सुइसाइड किया है, याद रखिएगा। तो अब ये जो एप्लीकेशन है नेवर अलोन, ये क्या करेगा? आपसे बातचीत करेगा, ठीक है। देखिए, आत्महत्या करना इज नॉट द सॉल्यूशन। इंडिया का आंकड़ा 2022 वाला दिखा रहा है कि 1.7 लाख लोगों ने आत्महत्या कर दिया है। और एक और चौंकाने वाली बात क्या है, इसमें से याद रखना 35% जो है ना वो 18 साल से लेकर के 30 साल तक की एज वाले हैं, 35%। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा यूथ आत्महत्या कर रहा है, सबसे ज्यादा यूथ सुइसाइड की तरफ जा रहा है। और क्यों जा रहा है? करियर का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर है, 50 तरीके के प्रेशर्स को डील कर रहा है आज का यूथ, जिसकी वजह से वो कहां जा रहा है? सुसाइड की तरफ जा रहा है, हार मान लेता है। सोचो उसके पास दुनिया में ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा जिसकी वजह से वो जिंदा रहने की कोशिश करे, तभी तो उसने सुसाइड किया है भाई साहब। और यही सब कुछ देखते हुए एम्स ने, दिल्ली के एम्स ने यहां पे नेवर अलोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये जो नेवर अलोन एप्लीकेशन है एक चैट बॉट की तरह है, चैट बॉट की तरह आपसे बात करेगा, चैट बॉट की तरह आपसे सोल्यूशन ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मेरा दोस्त मुझसे बहुत नाराज है यार, मैं क्या करूं, ठीक है, और मैं दुखी हो रहा हूं, और मैं सुसाइड टेंडेंसी मेरे अंदर आ रही है, मेरा ब्रेकअप हो गया, सुसाइड टेंडेंसी मेरे अंदर आ रही है, अब मेरी दुनिया ही खत्म हो गया यार, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तब मैं उससे बात करूंगा बैठ के, ठीक है, वो मुझे समझाएगा कि ऐसा नहीं है, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो, उनके लिए जीवित रहो, आपको करियर बहुत कुछ करना है। आप मतलब एक दोस्त के तरीके से उससे बात कर सकते हो। सोचो, जिंदा रहने और सुसाइड करने में ना सिर्फ धागे मात्र का फर्क होता है, सिर्फ धागे मात्र का। एक डिसीजन उधर भी जा सकता है, एक डिसीजन इधर भी जा सकता है, वो इतनी कमजोर घड़ी होती है। उस कमजोर घड़ी में ये नेवर अलोन एप्लीकेशन जो कि दिल्ली के एम्स ने बनाया
है, आपकी हेल्प करेगा। आप एक दोस्त बनकर उनसे बात कर सकते हो, आप एक सलाहकार के तौर पर उन्हें ले सकते हो, आप उनसे हर तरीके की फाइनेंशियल, पर्सनल, हर तरीके के रिलेशनशिप जो भी हो उसका एडवाइस ले सकते हो। इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे? यहाँ पे अब देखो ना, ये सारा आंकड़ा आप लोग साफ दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी बात है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद की बात करें, यहां पे ना बच्चे आपका 50% के आसपास जो हमारा टोटल सुसाइड होता है ना, टोटल जो सुसाइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर के होता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स और करियर। याद रख लेना, रिलेशनशिप और करियर, ये दो ही चीज है जो इंसान को तोड़ देती हैं, याद रखना। तो ये सब कुछ को देखते हुए भैया जरूरत था एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो हमें ये बता दे कि नहीं यार, सुसाइड करना गलत बात है, और इसी के लिए यहाँ पे नेवर अलोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, एम्स न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और काफी एनर्जेटिक था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड से लेकर के एंड सेकंड तक मैं इसी तरीके से बक 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 करता रहता हूं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों को छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में सेम क्लास में, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, ठीक है बच्चे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।